मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे मार्क्स के विभिन्न विचारों के बारे में, विभिन्न उनकी सैद्धांतिक जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को हमने पढ़ा। उसके बाद मार्क्स का एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद, या कहें कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बारे में अध्ययन किया। और इसी के क्रम में, इसी श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण उनका सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की तरह ही एक अन्य सिद्धांत ही है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद, जो उनका सिद्धांत था, उनका पूरक सिद्धांत कहा गया है। मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर विशेष बल दिया है। स्वयं मार्क्स इस संदर्भ में लिखते हैं कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादन किया है, वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है, वो ऑगस्टाइन थोरे से ली है, लेकिन इसका पूर्ण विवेचन जो है वो मार्क्स के द्वारा किया गया है। ये मार्क्स का विश्वास था कि धनवान और निर्धन वर्ग, जिनको हैव्स और हैव नॉट कहा जाता है, इसके बीच में जो संघर्ष है, ये संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक वस्तु रहा है जब से आदिम जनजातीय समुदाय का लोप हुआ है या वो समुदाय लुप्त हुआ है। जो हमने मानव इतिहास के विकास की जो अवस्थाएं देखी थी, उसमें जो पहली अवस्था थी वो आदिम साम्यवादी अवस्था थी। उसमें समुदाय के उत्पादन के जो साधन थे वो सबके साझा साधन होते थे। उस समय निजी संपत्ति नहीं थी, प्री स्टेट सोसाइटी बोला जाता है उस अवस्था को, तो उसमें संघर्ष नहीं था। ये संघर्ष तब शुरू होता है जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है और कुछ चतुर चालाक समाज का जो वर्ग है वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर लेता है और समाज में दो विरोधी वर्ग का उद्भव होता है, और ये दास अवस्था से शुरू हो जाता है, हैव्स और हैव नॉट। जिसके पास उत्पादन के साधनों का प्रभुत्व है वो प्रभुत्वशाली वर्ग, धनवान वर्ग, और जिसके पास ये साधनों का प्रभुत्व नहीं है वो पराधीन वर्ग अर्थात हैव नॉट, निर्धन वर्ग कहलाता है। और अलग अलग काल में मार्क्स उनको अलग अलग नाम से पुकारता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का जो प्रतिपादन किया, अवधारणा का प्रतिपादन किया है, उनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, 1847 में उन्होंने लिखी थी। तो उसमें मार्क्स ने कामगार वर्ग की उत्पत्ति का विवरण दिया इसमें, और वर्ग की एक सकारात्मक डेफिनेशन, परिभाषा देने का इसमें प्रयत्न किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आर्थिक परिस्थितियां पहले पहल लोगों के झुंड को कामगार बना देती हैं। पूंजी का प्रभुत्व इस झुंड के लोगों के लिए एक जैसी परिस्थितियां पैदा कर देता है और उनके हितों में समानता ला देता है।
इस तरह से पूंजी के संदर्भ में ये झुंड अपने आप में एक वर्ग का रूप धारण कर लेता है। परंतु ये अपनी दृष्टि में वर्ग नहीं बन पाता। फिर पूंजीपतियों के साथ संघर्ष की स्थिति पैदा होने पर झुंड में एकता का संचार होता है और वो अपनी दृष्टि में वर्ग का रूप धारण कर लेता है, और वह जिन हितों की रक्षा करता है वो वर्ग हित बन जाते हैं। तो वर्ग को यदि डिफाइन करें तो वर्ग व्यक्तियों का वह समूह है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित होता है और जिनके साधारण हित एक से हों। मार्क्स का ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज के उत्पादन वितरण पर आधारित व्यवस्था में दो विरोधी वर्गों को मानकर चलता है और उनमें ये संघर्ष बराबर बना रहता है। मार्क्स जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है उसमें वर्ग की 4 विशेषताओं को पहचान सकते हैं। पहला, इसमें बहुत सारे लोग एक जैसी आर्थिक परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं। उनकी स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति है, वो एक जैसी हो जाती है। दूसरा, उनके हितों में समानता आ जाती है। और तीसरा, वो अपनी स्थिति के प्रति सजग हो जाते हैं। कैसे सजग हो जाते हैं? कि वो अपने सामान्य शत्रु की पहचान कर लेते हैं। और चौथा, उस शत्रु को परास्त करने के लिए उनके मन में एकता का संचार होता है। अब इस उद्देश्य के लिए वो अपना एक राजनीतिक संगठन बनाते हैं। तो इस प्रकार वर्ग की जो उत्पत्ति है वो आर्थिक आधार पर होती है, परंतु वह अपना राजनीतिक संगठन बनाकर ही अपनी पहचान स्थापित कर लेता है। तो ये वर्ग की कुछ खास विशेषता है। एक लाइन में यदि वर्ग को डिफाइन किया जाए तो हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं उसको, कि वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और उसके साधारण हित एक से हों। तो ये मार्क्स का वर्ग है। और मार्क्स के शब्दों में ये कहें कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का जो इतिहास है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो उसमें हमने पहले स्पष्ट किया है कि जब से जो आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी उसका अंत होता है, उसके बाद समाज में निजी संपत्ति आती है और उसके प्रभुत्व के आधार पर हैव्स हैव नॉट, यानी प्रभुत्वशाली वर्ग और पराधीन वर्ग, या सरल शब्दों में कहें धनवान वर्ग और निर्धन वर्ग का उद्भव हो जाता है। और उसमें मार्क्स ये कहते हैं कि स्वतंत्र जन, दास, कुलीन, सामान्य जन, जमींदार, किसान, ठेकेदार, मिस्त्री, संक्षेप में यदि कहें तो जालिम और मजलूम, यानी शोषक और शोषित, निरंतर एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं और उनमें यह संघर्ष कभी चोरी छिपे तो कभी खुलेआम होता रहता है, आपस में लड़ते रहते हैं। और इस लड़ाई का जो एंड है, इसका जो अंत है, हर बार या तो सारे समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में होता है या फिर दोनों संघर्षरत वर्गों के विनाश में होता है। सामाजिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीतिक सत्ता जो है वो प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथों में रही है, डोमिनेंट क्लास के हाथ में रही है, जिसने दूसरे वर्ग अर्थात जो डिपेंडेंट क्लास है, पराधीन वर्ग है, दूसरे वर्ग को पराधीन बनाकर उस पर निरंतर अत्याचार किए हैं। और इस प्रकार जो राज्य है वो भी इनके शोषण का, उत्पीड़न का साधन
रहता है मात्र। मार्क्स ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष तब तक रहेगा जब तक कामगार वर्ग समाज की बागडोर या उसकी व्यवस्था का नियंत्रण संभाल नहीं लेता और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा तो सब लोग कामगार बन जाएंगे और तभी समाज से शोषण, उत्पीड़न, वर्ग संघर्ष, वर्ग भेद इत्यादि का जो अभिशाप है उससे मुक्ति मिल पाएगी। हमने पिछले जो सिद्धांत में मानव इतिहास के विकास की अवस्थाओं में हमने देखा था तो उसमें प्राचीन काल में दास प्रथा थी जिसमें सेवक और स्वामी दो परस्पर विरोधी वर्ग थे। मध्यकाल में देखें तो सामंत प्रथा थी, उसमें किसान और जमींदार परस्पर विरोधी वर्ग के रूप में हमको दिखाई देते हैं। आधुनिक युग में पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कामगार और पूंजीपति, बुर्जुआ और सरवारा वर्ग ये परस्पर विरोधी वर्ग के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। मार्क्स का ये मानना है कि आधुनिक युग में जो ये वर्ग संघर्ष है ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? उनका ये मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में वर्गों का जो विभेदीकरण है वो स्पष्ट हो जाता है और वर्गीय चेतना जो है, क्लास कॉन्शियसनेस, ये पूर्ण विकसित हो जाती है और वर्ग संघर्ष बहुत ही तीव्र हो जाता है। मार्क्स का ये लॉजिक है कि पूंजीवाद आधारित जो उत्पादन प्रणाली है उसमें माल निर्माताओं के बीच में एक कंपटीशन आएगा, प्रतिस्पर्धा आएगी और उसके फलस्वरूप सारी पूंजी और जो ज़मीन है धीरे धीरे गिने चुने लोगों के हाथों में सिमटती चली जाएगी और मध्यम वर्ग जो है अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाने के कारण या तो कामगार वर्ग में चला जाएगा, उसमें जाने को विवश हो जाता है, और पूंजीपति वर्ग जो है वो छोटा हो जाएगा, उसका आकार कम हो जाएगा और कामगार वर्ग जो है उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। पूंजीपति अपने बढ़ते लाभ का उपयोग शुभ नहीं कर पाएंगे, वे उसे और उद्योग में लगा देंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, परंतु जो निर्धन वर्ग है, कामगार वर्ग, उसकी क्रय शक्ति के अभाव में वो बाजार नहीं जुटा पाएगा तो वो देश के बाहर भी बाजार की तलाश करेंगे और इस प्रकार उनका विस्तार राष्ट्र के बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो जाएगा। यहाँ पर मार्क्स का ये सोच है कि ये जो पूंजीपति और ये बुर्जुआ वर्ग है और दूसरा जो कामगार या सरवारा वर्ग है उसके बीच सीधे संघर्ष की संभावना हो जाती है और सरवारा वर्ग जो है अपने विशाल संख्या और सुदृढ़ बल के बल पर पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करेगा और इस क्रांति के बाद मार्क्स एक नए समाज का विवरण प्रस्तुत करता है जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।